क्या कहना चाह रहा है? हमने पिछले जो जनरल इंट्रोडक्शन जब रेस्पिरेशन का देखा था तो हमें ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन है ना, उसको 2 फेज में स्टडी की जाती है। पहला ब्रीदिंग एंड दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो होती है वो कौन सा पार्ट है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब, अच्छा ये दूसरा क्या है? ये सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें एक जनरल मैन जो होता है वो हमेशा रेस्पिरेशन का मतलब क्या कहता है, जैसे हम भी बोलते हैं तो सांस लेने को, जिसको इनहेल और एक्सहेल, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, सांस लेना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस है वो 2 स्टेप में पूरा होती है। एक तो हमने इनहेल और एक्सहेल किया, इसका मतलब ब्रीदिंग किया। ये जो हम जिसे कह रहे हैं ना रेस्पिरेशन, वो वास्तव में रेस्पिरेशन नहीं है, वो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ब्रीदिंग करना। दूसरा कौन सा होता है? जब हम इनहेल करते हैं और हमारे ये नॉस्ट्रिल और ट्रेकिया और इससे होता हुआ लंग्स में जाती है, तो लंग्स की लास्ट एल्वियोलाई तक पहुंचती है और वहां हमारा क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन का जाना और CO2 का ले लेना और फिर वापस CO2 एक्सहेल कर देते हैं। तो अब ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचती है हर सेल में और वहां वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेक डाउन में काम आती है। ये एक जनरल थीम थी रेस्पिरेशन के स्टेप की। अब हमारा जो आज का मेन डिस्कशन पॉइंट है वो ब्रीदिंग क्या है, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो हम अगले वीडियोस में पढ़ते हैं, है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के तो 3 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो भी एक बड़ा पॉइंट है, फिर क्रेब्स साइकिल जो भी एक बड़ा पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, वो तीनों एक ही बात है, वो भी एक बड़ा जो है पॉइंट है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। अब आती है ब्रीदिंग। अगर एनिमल साइंस में पढ़ते हैं हम, तब हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, और उसके लिए हमारे पास स्पेशली हर एनिमल के पास लोअर है चाहे हायर है, कोई ना कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है जिससे कि वो O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। लेकिन हम यहाँ पर प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या गैस एक्सचेंज जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं वो होता है क्या? ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है और बड़ा फिलोसफिकल पॉइंट है। इससे इसके कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें डिस्कस करना है। इसके लिए कोई डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए कोई प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको लर्न करना है, ठीक है। अब आती है बात, ये तो क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन के 2 फेज, ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर के अगले स्टेप हैं, आज हम ब्रीदिंग का डिस्कशन करते हैं। अब आती है बात, क्वेश्चन आता है हमारा कि डू प्लांट ब्रीथ, है ना, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं क्या? क्योंकि एनिमल तो सबको ही बताया कि ब्रीदिंग करते ही करते हैं, प्लांट ब्रीथ करते हैं क्या? एक्चुअल में हम कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा, ब्रीदिंग तो उसको कहते हैं। CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना ब्रीदिंग नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस के समय गैस एक्सचेंज है। हम यहाँ रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा आंसर हमारे दिमाग में आता नहीं है कि प्लांट में कहाँ ब्रीदिंग होती है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर तो इसका नहीं दे पाएंगे कि देखो साहब यहाँ पर ब्रीदिंग हो रहा है, यहाँ ऐसा क्लियर कट आंसर नहीं है। बट हाँ, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट भी O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये बात तो एकदम कंफर्म सही है कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का रिलीज करना
ये प्लांट में भी होता है, ये प्लांट में भी होता है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ब्रीदिंग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। प्लांट जो है, मैंने कहा कि नो क्वाइट सो डायरेक्ट आंसर, हम क्लियर कट सीधा आंसर नहीं दे पाएंगे, बट करते हैं, यस आंसर कंफर्म होगा। इसका कारण अभी बोला कि क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए इसको भी O2 की रिक्वायरमेंट होती है और इसके रिजल्टेंट में ये CO2 बाहर छोड़ता भी है। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होते हैं। ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, गैस एक्सचेंज ही कहते हैं, वो यहाँ पर भी होता है। अब आते हैं इस पर डिस्कस करते हैं कि प्लांट में कहाँ कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। पहला हमारा जो पॉइंट ये था ना, वो यही था कि जो लिविंग है, मतलब लाइव है, जिंदा है, लिविंग तो है ही, लाइव है, वो रेस्पायर करेगा। क्योंकि हम देखो सामान्य भाषा में भी ह्यूमन बोलता है कि भाई सांस आ रही है, इसका मतलब जिंदा है, सांस नहीं आ रही मतलब जिंदा नहीं है। इसका मतलब जो लाइव है वो रेस्पायर करेगा। इसका मतलब अगर सेल लिविंग है प्लांट में तो रेस्पिरेशन तो करेगी। इसका मतलब रेस्पिरेशन करेगी, इसका मतलब उसको O2 की नीड भी होगी। तो प्लांट भी ऐसी कोशिशें करता है, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी अपनाता है जिससे कि उसकी इंश्योरिटी हो जाए कि उसको O2 मिल जाएगी, उसकी ऑक्सीजन की नीड पूरी हो जाएगी। वो इंश्योरिटी डिफरेंट वे से करता है। ऐसे जैसे हम लोगों में जो नॉस्ट्रिल और ट्रेकिया और लंग्स में डिफरेंट जो भी ना जो भी वेसिकुलर ट्रेक्युलर पार्ट होते हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, बट प्लांट में कुछ अदर स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि गैस एक्सचेंज होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा होता है। अब आती है बात, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं होते जैसे कि हमारे थे, है ना, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, जैसे कि हमारे में क्या है, नॉस्ट्रिल है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि चलो ऑर्गन तो नहीं है बट कुछ स्ट्रक्चर तो होंगे। तो ये स्ट्रक्चर कौन से हैं, बहुत फेमस कौन है, स्टोमेटा, आपको पता उससे भी गैस एक्सचेंज होता है। और दूसरा लेंटिकल। स्टोमेटा जनरली कहाँ पर होते हैं, लीव में होते हैं, और लेंटिकल जनरली कहाँ होते हैं, वुडी स्टेम में होते हैं, ठीक है। जनरली स्टोमेटा, जनरली बोल रही हूँ कि स्टेम में भी होते हैं स्टोमेटा, बट जनरल कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे, जनरली लीफ में स्टोमेटा और लेंटिकल किसमें होते हैं, वुडी स्टेम में होते हैं। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट भी पूरा हो गया। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हमारा बनता है इस पॉइंट से कि अगर प्लांट में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं, है ना, अगर प्लांट में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चन मिट गया है, अलोंग विदाउट स्पेशल ऑर्गन, है ना। तो ये कह रहा है कि वाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट स्पेशल ऑर्गन। अगर हम कह रहे हैं कि प्लांट में स्पेशल ऑर्गन होते ही नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर ही होते हैं, तो उसका क्या कारण है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाता है या ऐसी कौन सी उसकी नीड्स कम होती है जिसके कारण स्पेशल ऑर्गन डेवलप नहीं होते, या ये कह दूं कि स्पेशल ऑर्गन के बिना वो क्या कर सकता है जिससे कि वो अपनी ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर ले और CO2 को रिलीज कर दे। तो आ जाइएगा, इसके कई सारे कारण, कई सारे कारण, कोई एक कारण नहीं है ना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, इसमें एकदम क्लियर कट एनसीईआरटी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रखा है। तो नीट का पेपर टोटली एनसीईआरटी से आता है, तो हम भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही एक्सप्लेन करते हैं ना। फर्स्ट नंबर बात ये कह रहा है कि प्लांट खुद अवेयर होता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए। क्यों, हमारे तरह बेवकूफ नहीं है कि पहले दूसरे को देते हैं फिर अपना काम पूरा करते हैं ना। प्लांट खुद अवेयर होता है, प्लांट की हर सेल अवेयर होती है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो क्या बोला मैंने, टेक केयर इट्स ओन नीड्स, है ना, अपनी जरूरत को पूरा करेगा। क्यों,
क्योंकि प्लांट में ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो गैसेस होती है ना वो बहुत ही लो होती है, बहुत कम होती है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि जो है वो लीफ में ऑक्सीजन पड़ी है तो वो स्टेम में पहुंचा दे, वो रूट में पहुंचा दे, ऐसा वहां पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा नहीं कि दीदी ने नोट्स बनाए मेरे काम आ जाएंगे, मेरे नोट्स मेरे ही काम आएंगे, दीदी के नोट्स दीदी के ही काम आएंगे, है ना। इसका मतलब प्लांट खुद अवेयर है, प्लांट का हर पार्ट अवेयर है अपनी ऑक्सीजन की नीड्स को पूरा करने के लिए। बहुत कम जो है डिस्टेंस डिफ्यूजन द्वारा तय हो सकता है, उतना होता है बट पूरा नहीं होता, ठीक है। तो अब आइएगा, इसका मतलब हर पार्ट को, चाहे वो लीफ है, चाहे वो ग्रीन स्टेम है, चाहे वो रूट है, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड्स को वो खुद पूरा करेंगे। अब आते हैं अगला पार्ट, है ना। तो पहला समझ में आ गया, टेक केयर इट्स ओन नीड। दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है, इसकी कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं होती। प्लांट की अगर एनिमल के कंपैरिजन में बोले हैं तो इसकी डिमांड बहुत अधिक नहीं होती। इसका सबसे मोटा कारण है, आपको पता है एनिमल में क्या होती है, एक्टिविटी अगर मैं देखूं, है ना, जैसे हम भी है, अभी बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। प्लांट इतने काम थोड़ी करता है ना। तो एक्टिविटी ऑफ एनिमल एज कंपेयर टू प्लांट क्या होती है, ग्रेटर होती है ना। एक्टिविटी ग्रेटर होती है, और अगर एक्टिविटी ग्रेटर होती है इसका मतलब पक्की बात है एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना। एनर्जी रिक्वायरमेंट किससे पूरा होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड, है ना। तो अब आप देख लो, इसका सीधा सीधा रिलेशन है। हमारा कंपैरिजन में प्लांट का हिसाब देख रहे हैं, है ना। हम ज्यादा चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसका मतलब हम ज्यादा एक्टिव हैं प्लांट की तुलना में। इसका मतलब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा फूड का ऑक्सीडेशन करना होगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लांट एनिमल के कंपैरिजन में इतनी डिमांड नहीं रखता। हम पढ़ के रहे थे कि इसके स्पेशल ऑर्गन के बिना काम कैसे चल जाता है, ठीक है। तो ग्रेट डिमांड नहीं होती किसकी, रूट की, चाहे स्टेम की, चाहे लीफ की, एज कंपेयर टू एनिमल। तो रेस्पिरेटरी रेट भी अपना आप ही कम हो जाएगी। अगला आ जाओ, अगर उसको करना ही होगा गैस एक्सचेंज, अगर उसको गैस एक्सचेंज करना ही होता है तो सबसे ज्यादा गैस एक्सचेंज जो है वो किस दौरान होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, जब लीफ है, या मैं कहूँ कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि यंग स्टेम भी, यंग ब्रांच भी और लीफ तो होती ही है, इन सब में फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में से अगर नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट से, सॉरी फोटोसिंथेटिक पार्ट से कुछ हद तक ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट तक पहुंचा देते हैं, लेकिन पहले अपनी नीड को पूरा करते हैं, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन से कुछ दूरी तक पहुंचाते हैं, लेकिन बाद में उसके एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो गैस एक्सचेंज मैक्सिमम जो होता है, लार्ज वॉल्यूम में गैस एक्सचेंज होता है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, और इस काम के लिए सबसे ज्यादा अडेप्टेड कौन होता है, लीफ होती है ना। और लीफ का हर सेल यानी टिश्यू का हर सेल जो है वो इस नीड के लिए, इस नीड को पूरा करने के लिए अडेप्टेड होता है, ठीक है। अगला आ जाइएगा, अगला देखो, अब अगला देखो, ये तो यहाँ तक तो पॉइंट हो गए। अब ये तो सिंपल कंडीशन थी तब थी। एक तीसरा पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि ये सामान्य प्लांट में तो ऐसा हो गया, अगर कोई लार्ज बल्की प्लांट है ना, लार्ज बल्की प्लांट मतलब वुडी प्लांट हो गया, लार्ज साइज का है, तो अब आप देखो कि लार्ज साइज का है तो दो बातें, लीफ तो फोटोसिंथेसिस कर लेगी, लेकिन जो ये वुडी स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसमें तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, तो इसके तो टिश्यू डेड हो गए हैं, इसके बाहर तो बार्क बन गई है ना। तो उस स्थिति में फिर ऑक्सीजन की नीड को कौन पूरा करेगा, आते हैं अभी अलग अलग बात है। और फिर रूट देखो तो बहुत डीप तक है, इसका मतलब लीफ
लीफ वाली ऑक्सीजन भी वहां तक नहीं जा सकती, ठीक है, स्टेम तक भी इवन नहीं पहुंच पाती। तो आइए देखते हैं कहाँ कैसे पूरा होता है। तो आइए पहले देखो नंबर वन पर अगर मान लिया दूसरे प्लांट पार्ट तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि डायग्राम हम बना सके। ये वाले पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए, तो जैसे जैसे पॉइंट्स पूरे होते जाते हैं मैं उनको हटाती रहती हूँ। ध्यान रखना, अगर आपको देखना हो तो पीछे बैक जाकर देखते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ये पॉइंट हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है। हाँ, तो अब देखो जब बल्की प्लांट है तो डिफ्यूजन तो होता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो देखिए जैसे मैं एक बल्की प्लांट बनाती हूँ, बल्कि मतलब लार्ज वुडी प्लांट बनाती हूँ, कैसे होगा देखो, ये लार्ज वुडी प्लांट है, ये इसकी रूट हेयर है ना, और यहाँ इसकी लीफ है। अब लीफ में ये मीजोफिल टिश्यू है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस मैंने बनाई नहीं, अभी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत होती है उतना ही पार्ट बनाया जाता है, बेवजह टाइम नहीं खर्च किया जाता, ठीक है। अब देखो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपको पता है अगर हम लीफ का एक टीएस टाइप का डायग्राम बनाऊं मैं, तो ये देखो जैसे ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, इनमें स्ट्रोमेटा है अगर डाइकोट लीफ है तो, और मोनोकॉट है तो दोनों ही सरफेस पर स्ट्रोमेटा है। इनके टिश्यू जो है ना, इनके देखो ये टिश्यू के बीच में क्या होते हैं, एयर स्पेस होते हैं, ऐसे एयर स्पेस होते हैं। तो इन एयर स्पेस में क्या होती है, ये ऑक्सीजन भर जाती है, ये देखो ये है ना, ये है एयर स्पेस, इनमें ऑक्सीजन फिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहली बात तो लीफ के जो शक्ल है ऐसी डॉर्सिवेंट्रल या लेटरल, ये फ्लैट होती है। तो फ्लैट होती है तो मैक्सिमम टिश्यू है ना वो आउटर एनवायरनमेंट के सरफेस में टच करते हैं। इनका जो आउटर सरफेस है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। तो एक तो वो फोटोसिंथेसिस कर ही रहे हैं, दूसरा ये गैस एक्सचेंज उसके द्वारा भी कर सकते हैं कि उनकी सरफेस डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में होती है। तीसरा, इनके टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिससे ये जो एयर स्पेस बढ़ जाता है उनमें ये ऑक्सीजन फिल कर देता है, तो जब जरूरत होती है तो ये काम आती है। अगला देखो, ये तो लीफ की बात थी। अगला वुडी स्टेम माने ये वाला पोर्शन। आपने कभी वुडी स्टेम देखा तो हाथ लगा तो खुरदरा सा लगता है, एक्चुअल में जो ये खुरदरा सा दिख रहा है ना, ये क्या बन गई है, बाहर बार्क बन गई है। आपने प्लांट एनाटॉमी का चैप्टर पढ़ा और उसमें आपने पढ़ा, याद करो, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा है ना। सेकेंडरी ग्रोथ में जो एक्स्ट्रा स्केलर सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें एक पेरिडर्म बनता है। वास्तव में ये पूरी इसकी लैंग्वेज तो काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, सिंपल भाषा में इस चैप्टर में इसको बार्क ही बोला है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बार्क का डायग्राम बनाती हूँ, छोटा सा पार्ट हाईलाइट करती हूँ, तो देखिएगा यहाँ के पार्ट को मैं एक हाईलाइट कर रही इधर, है ना, जो आपके प्लांट एनाटॉमी वाले डायग्राम में दिया हुआ है, सॉरी चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसका देखो ये ऐसा टाइप का डायग्राम, ये एपिडर्मिस हो गई, ये रप्चर्ड एपिडर्मिस, ऐसे छेद हो गए। इसमें देखो ये लेंस शेप का ये पोर बन जाता है, और ये है कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ये कॉर्क कैम्बियम, और ये यहाँ पे जो है वो कॉर्क सेल होती है, यहाँ पे कॉर्क सेल, और इसके बीच में जहां पर ये पोर बन जाता है, इसके नीचे यहाँ कुछ लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा होते हैं, है ना, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा होते हैं। इन लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल, और ये क्या है, लेंटिकल। तो ये थी बार्क, इस बार्क के यहाँ पर ये टिश्यू है, लूजली अरेंज्ड कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू। तो यहाँ से ये गैस एक्सचेंज करते हैं। लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो इसका मतलब ये एनवायरनमेंट क्या हो गया, जहाँ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जाता है और CO2 छोड़ती है। तो लेंटिकल इसके लिए एडाप्टेड होता है, मतलब
वुडी स्टेम में क्या होते हैं, लेंटिकल होते हैं जो बिनेट बार्क के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ कह दूं या नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये वुडी स्टेम का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब आ जाओ जरा एक छोटा सा पार्ट, ये कह रहा है कि अगर मैं प्लांट के लिए अगर वास्तव में रियलिटी देखूं अपनी तुलना में, तो प्लांट के मोस्ट ऑफ जो लिविंग सेल है ना वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, सरफेस पर होती है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो एनाटॉमी वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, और अगर स्टेम का टीएस, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, स्टेम का टीएस काटोगे ना तो देखो ये एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ठीक है, और इसके अंदर वो जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वो सारा नहीं बना रही मैं, ठीक है, ये सारा का सारा अगर ये वुडी हो गया ना तो आपको पता है कि यहाँ कुछ टिश्यू ही लिविंग होते हैं, बाकी टिश्यू तो ये देखो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सेकेंडरी जाइलम यानी वुडी पार्ट बन जाता है। तो सेंटर मोस्ट ऑफ पार्ट ही डेड सेल से बना होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ लिविंग सेल जो होती है ना वो डायरेक्ट सरफेस के टच में होती है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो स्टेम है, और चाहे वो रूट है। मोस्ट ऑफ लिविंग सेल जो कि कौन होती है, पेरेन्काइमा। तो ये पेरेन्काइमा सरफेस के कांटेक्ट में, सरफेस के टच में रहती है। दूसरा, अगर मान लिया जो सरफेस के जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो इस टिश्यू का कम से कम ऐसा एक सरफेस जरूर होगा जो एयर के कांटेक्ट में रहेगा। समझ में आ गई, एक सरफेस ऐसा जरूर होगा जो एयर के कांटेक्ट में रहेगा ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और इसके कारण क्या है, क्योंकि ये जो रूट स्टेम लीफ है उसमें क्या होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस में ये ऑक्सीजन फिल हो जाती है, और ये आसपास के जो टिश्यू की जहां से ये कांटेक्ट हो रही है ऑक्सीजन से, वहां से ये सिंपल डिफ्यूजन से क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है। तो ये था हमारा एक पार्ट पूरा। अब आता है एक लास्ट पॉइंट, रूट के लिए पर्टिकुलर, रूट की जो एपिडर्मिस होती है वो लूजली अरेंज्ड होती है। तो इस एपिडर्मिस में ये जो टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। इस एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। तो इसमें भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो ये बताना चाह रहे हैं कि प्लांट में स्पेशल ऑर्गन न होने के बावजूद भी जो है गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि ब्रीदिंग होता है। तो हमारी क्लियर कट टोटल मिलाकर एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दे रखे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था हमारा, जिसमें ये साफ साफ लिख रखा था इसमें कि प्लांट का हर पार्ट अवेयर होता है। दूसरा, डिमांड कम होती है। और तीसरा, हर ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीफ अपने आप में कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी अपनाता है जिसके द्वारा उसके अंदर टिश्यू में जो प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें वो क्या होती है, ऑक्सीजन फिल हो जाती है और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो इसके लिए कुछ विशेष जो स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे स्टोमेटा एंड